सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी और टेस्ट सीरीज में हमने जो फ्रूट क्रॉप थी वो लगभग कंप्लीट कर ली थी सारी, और उसके बाद में हमारी जो वेजिटेबल्स क्रॉप थी उसमें भी हमने 3-4 क्रॉप्स पढ़ ली थी। और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्याज। और प्याज से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको क्यों पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन? क्योंकि सब्जियों में इसका बड़ा ही महत्व है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या इसका वानस्पतिक नाम है, क्या इसका उपनाम है, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे कर करके या बीच बीच में देखोगे तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। इससे बढ़िया है कि आप पूरी क्लास को अटेंड करो ही ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो ये जो प्याज वाला टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आगे सुपरवाइजर का एग्जाम हो या फिर AA का हो या फिर जेट का हो, ICR का हो, PG का हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना दे दूं आपको कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे ही क्लास खत्म हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। रसोई की रानी किसे कहा जाता है? रसोई की रानी किसे कहा जाता है? इंग्लिश में आ सकता है क्वीन ऑफ किचन के नाम से जाने जाने वाली वेजिटेबल है। रसोई की रानी या क्वीन ऑफ किचन के नाम से जाने जाने वाली वेजिटेबल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लहसुन, बी है हमारा प्याज, सी है हमारा भिंडी और डी है हमारा लौकी। अब बताइए जल्दी से, रसोई की रानी किसे कहा जाता है? लहसुन को, प्याज को, भिंडी को या फिर लौकी को? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो प्याज होता है उसको रसोई की रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रसोई की रानी के नाम से जाना जाता है। और आप सबको पता होगा कि जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं या वेजिटेबल बनाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई बनाते हैं, वेज बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, राइस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें प्याज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि प्याज में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण वो प्याज उस चीज़ की, उस वस्तु की या उस सब्जी की या उस डिश की खुशबू बढ़ा देता है, स्वाद बढ़ा देता है। इसलिए इसको प्याज को क्या कहा गया है? रसोई की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलियम सेपा किसको कहा जाता है? अब वैज्ञानिक नाम दिया गया है, बताना है आपको एलियम सेपा किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लहसुन, बी है हमारा प्याज, सी है हमारा भिंडी और डी है हमारा लौकी। बताइए जल्दी से, एलियम सेपा किसको कहा जाता है? लहसुन को, प्याज को, भिंडी को या फिर लौकी को? क्या होगा इसका जवाब? लहसुन, प्याज, भिंडी या लौकी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला प्याज, बिल्कुल सही जवाब है। एलियम सेपा किसको कहा जाता है? एलियम सेपा कहा जाता है प्याज को। किसको कहा जाता है? प्याज को कहा जाता है। अगर सेपा की जगह यहाँ पर सेटाइवा लग जाता है तो फिर वो वानस्पतिक नाम हो जाएगा आपका लहसुन का। तो लहसुन का वानस्पतिक नाम तो एलियम सेटाइवा होता है, और प्याज का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है एलियम सेपा। दोनों ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इन वैज्ञानिक नाम को बच्चों ढंग से पढ़ लेना थोड़ा। ये वैज्ञानिक नाम आने वाले हैं, एग्जाम में आएंगे ये, इसलिए इन वैज्ञानिक नाम को ढंग से पढ़ लेना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज किस कुल का पादप है? अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। प्याज किस कुल का पादप है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एलियेसी, बी है हमारा एमरडिलियेसी, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज किस कुल का पादप है? एलियेसी, एमरडिलियेसी, ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं? क्या होगा इसका जवाब? प्याज किस कुल का पादप है? एलियेसी, एमरडिलियेसी, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं? बताइए जल्दी से, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जो एलियेसी होता है उसको एमरडिलियेसी के नाम से भी जाना जाता है। तो एलियेसी और एमरडिलियेसी एक ही बात है, और प्याज का जो कुल है वो एलियेसी एमरडिलियेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एलियेसी आ जाता है तो भी राइट है, एमरडिलियेसी आ जाता है तो भी राइट है। ठीक है, ध्यान रखना, वो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा ही देगा आपको। तो आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है हर चीज़ को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज का उत्पत्ति स्थान है। प्याज का उत्पत्ति स्थान पूछा गया है यहाँ पर। प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा ये पूछा गया है। बताइए जल्दी से, प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत, बी है हमारा मध्य एशिया, सी है हमारा चीन और डी है हमारा पाकिस्तान। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब?
जिसने इसका जवाब दिया है मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्याज का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो प्याज का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है, मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्याज का उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है तो मध्य एशिया। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज किस प्रकार का रूपांतरण है? प्याज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्याज क्या है? रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तना है तो तने का कौन सा प्रकार है ये पूछ सकता है वो आपसे कि तने का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कंद, बी है हमारा शलकंद, सी है हमारा घनकंद और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज किस प्रकार का तना है? कंद है, शलकंद है, घनकंद है या फिर कोई नहीं? क्या होगा इसका जवाब? प्याज किस प्रकार का रूपांतरण है? कंद है, शलकंद है, घनकंद है या फिर कोई नहीं? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला शलकंद, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज किस प्रकार का रूपांतरण है? प्याज शलकंद है। प्याज क्या है? प्याज एक प्रकार का शलकंद है। प्याज किस प्रकार का रूपांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा शलकंद। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में पाए जाने वाला तत्व है। प्याज में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विटामिन बी, बी है हमारा आयोडीन, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। प्याज में पाए जाने वाला तत्व होगा, प्याज में पाए जाने वाला तत्व होगा विटामिन बी, आयोडीन, ए और बी दोनों और विटामिन डी, सॉरी डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। प्याज में पाए जाने वाला तत्व, जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? प्याज में पाए जाने वाला तत्व होगा ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों में क्या है? विटामिन बी भी पाया जाता है और आयोडीन भी पाया जाता है। तो प्याज में विटामिन बी और आयोडीन दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में किस प्रकार के फूल आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पीछे पूछा भी गया है ये, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्याज में किस प्रकार के फूल आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अम्बेल फूल, बी है हमारा सोरोसिस, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज में किस प्रकार के फूल आते हैं? प्याज में किस प्रकार के फूल आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अम्बेल फूल, बी है हमारा सोरोसिस, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज में किस प्रकार के फूल आते हैं? अम्बेल, सोरोसिस, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने जवाब सी दिया है उनका गलत है। जो प्याज के अंदर फूल होते हैं वो अम्बेल फूल होते हैं। कौन से फूल होते हैं? अम्बेल फूल होते हैं। और ये सवाल पीछे पूछा भी गया है कि प्याज में जो फूल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो प्याज और गाजर दोनों के ही फूल, प्याज और गाजर दोनों के ही फूल अम्बेल फूल आते हैं। ध्यान रखना, प्याज और गाजर दोनों के फूल अम्बेल फूल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। प्याज का लाल रंग किस कारण होता है? देखिए, प्याज दो प्रकार के प्याज होते हैं, ध्यान से समझिए। प्याज दो प्रकार के होते हैं, एक प्याज होता है सफ़ेद और एक प्याज होता है लाल। जो सफ़ेद प्याज होता है वो थोड़ा हल्का, उसको जो उसमें चरपराहट जो होती है वो थोड़ी कम होती है। और जो लाल प्याज होता है उसमें चरपराहट ज़्यादा होती है और थोड़ा वो खाने में थोड़ा सा आपको मीठा लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इस प्रकार के जो आपको मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन के आ सकता है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्याज का लाल रंग किसके कारण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंथोसाइनिन, बी है हमारा क्वेरसिटीन, सी है हमारा ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। अब प्याज का लाल रंग किस कारण होता है ये बताना है आपको। एंथोसाइनिन, क्वेरसिटीन, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। प्याज का लाल रंग किस कारण होगा? जिसने इसका जवाब दिया है प्याज का लाल रंग किस कारण होगा, जिसने इसका जवाब दिया है एंथोसाइनिन, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज का लाल रंग किस कारण होता है? प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन के कारण होगा। प्याज का लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेरसिटीन भी दिया गया है। तो अब क्वेरसिटीन कुछ ना कुछ तो करता ही है प्याज के अंदर, ये मैंने पहले बताया था। तो आगे इसका सवाल आएगा, देखिए क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है कि प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है। अब आप कहोगे कि सर हमने प्याज पीला नहीं देखा कभी भी। देखिए, प्याज पीला आपने नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप प्याज को काटते हो तो उसके बीच में एक पीले कलर का डॉट होता है। बीच में पीले कलर का डॉट होता है ऊपर की तरफ, जहाँ से उसकी पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं या वो जुड़ा रहता है। फिर उसको वहाँ से जब जहाँ से उसकी जड़ें जुड़ी रहती हैं, ठीक है, तो जब वहाँ से उसको काटा जाता है तो वो पीला पीला पार्ट होता है। उस पीले पार्ट को जब हम प्याज को काटते हैं तो काट के उसको अलग कर देते हैं। तो वो जो पीला पार्ट होता है वो क्वेरसिटीन के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि प्याज का लाल रंग पूछ ले आपसे तो लाल रंग एंथोसाइनिन बताना है,
पीला रंग पूछ ले आपसे तो पीला रंग क्वेरसीटीन से बताना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? प्याज का पीला रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, सॉरी प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और प्याज का पीला रंग क्वेरसीटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। देखिए पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको, बस पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, इसलिए बीच बीच में आते हो चले जाते हो उससे कोई फायदा नहीं है, पूरी क्लास अटेंड करिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज का तीखापन किस कारण होता है? प्याज का तीखापन किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डाई एलाइल डाइसल्फाइड, सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज का तीखापन किस कारण होता है? प्याज का जो तीखापन होता है वो किस कारण होता है बताना है आपको। जब आप खाते हो तो आपको चरपराहट सी महसूस होती है, तीखा तीखा लगता है, तो वो किसके कारण होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है जिसने जवाब, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बिल्कुल सही जवाब है। और ये सवाल बच्चों, इस सवाल को तो रट लेना आप, जितना रट सको रट लेना, ये जिंदगी भर आपके काम आएगा जब तक आप एग्जाम देते रहोगे तब तक ये, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो इतना ब्रॉड लेवल है कि मतलब ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर चाहे वो ICR हो, सुपरवाइजर हो, जेट हो, AAO हो या फिर PhD एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई सा भी हो। तो ध्यान रखना, प्याज का जो तीखापन होगा वो किस कारण होगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होगा। किस कारण होगा? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होगा। समझ में आ गई बात? अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? लहसुन का तीखापन बताना है आपको, किस कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बी है हमारा डाई एलाइल डाइसल्फाइड, सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लहसुन का तीखापन किस कारण होता है? लहसुन का तीखापन बताना है आपको, किस कारण होगा। प्याज का बता दिया मैंने, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। प्याज का तीखापन किस कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। लहसुन का किससे हो जाएगा? डाई एलाइल डाइसल्फाइड से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूँ बार बार ध्यान दीजिए इस सवाल पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, लहसुन का तीखापन डाई एलाइल डाइसल्फाइड से और प्याज का एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से। अब मैं बार बार बोला मैंने कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो जब आपको आंसर पूछेगा तो वो प्याज का अगर आपसे पूछेगा तो आपको गलत आंसर में, गलत ऑप्शन में ये भी देगा, वो डाई एलाइल डाइसल्फाइड भी देगा। अगर आपको लहसुन का पूछेगा तो लहसुन में वो आपको गलत ऑप्शन में एक नाम ये भी देगा। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं और बच्चा उस समय क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अब आगे से ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फंडे सारे क्लियर करते हुए चलेंगे। और सारे फंडे जो क्लियर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो देखिए यहाँ पर होते हैं, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, सुन लीजिए, हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है, हमारी कोचिंग भी है, वो चित्तौड़ में है और वहाँ पर हमारी पूरी फैकल्टी है। और जेट ICR और BHU के जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अभी तो थोड़ा लॉकडाउन है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है और कोचिंग खुलती है, आप कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो अबाउट सेक्शन है चैनल का उसके अंदर नंबर दिए हुए हैं, उसमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने कोर्स की क्या फीस है, कैसे है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप करने के इच्छुक हैं और चित्तौड़ के आसपास हैं, रहते हैं तो आ सकते हो। साल भर का पूरा बैच चलेगा इस बार, क्योंकि इस बार बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, तो सारे बच्चे क्या करेंगे? साल भर की तैयारी करेंगे, तो आप भी आ सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर बता दिया मैंने, लहसुन का तीखापन डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व होता है क्या? प्याज के अंदर एक तत्व पाया जाता है कवक प्रतिरोधी तत्व, यानी कि जो कवक की गति को क्या कर देता है? कवक की गति को कम कर देता है या मार देता है। ठीक है, तो प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोसीपाल, बी है हमारा केटपाल, सी है हमारा एग्लाल और डी है हमारा थीरम। बताइए जल्दी से, प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है? प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व कौन सा होता है? गोसीपाल, केटपाल, एग्लोल या थीरम? क्या होगा इसका जवाब? प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व होगा गोसीपाल, केटपाल, एग्लाल या फिर थीराम। क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। आपका सुपरवाइजर का बेस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर होगा सुपरवाइजर का बेस, कोई दिक्कत नहीं है। प्याज में कवक प्रतिरोधी तत्व, जिसने केटपोल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। प्याज में जो कवक प्रतिरोधी तत्व होता है वो केटपाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केटपाल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। और गोसीपोल का बता दूं मैं आपको, गोसीपोल क्या होता है? गोसीपोल का आप सबको पता है, कपास में पाया जाता है, गोसीपोल नामक एक विषैला पदार्थ होता है। और एग्लोल क्या होता है? एग्लोल
एक विशेष प्रकार का क्या होता है, कीटनाशी होता है, विशेष प्रकार का कीटनाशी होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, थीरम आपको बता दिया मैंने, थीरम कैप्टन और थीरम जो होता है वो विशेष प्रकार का फफूंदनाशी होता है और ये क्या करता है, ये करता है बीज उपचार। क्या करता है, बीज उपचार करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी है। अब भारत से जो सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी है वो सब्जी कौन सी है बतानी है आपको। देखिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्याज, बी है आपका भिंडी, सी है आपका लौकी और डी है आपका करेला। तो भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी होगी, प्याज होगी, भिंडी होगी, लौकी होगी या फिर करेला होगी। बताइए जल्दी से। भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी होती है प्याज, भिंडी, लौकी या फिर करेला। जिसने इसका जवाब दिया है प्याज, बिल्कुल सही जवाब है। जो टोटल हमारे भारत के अंदर जो सब्जी उगती है उसका सब्जी जो उगाई जाती है और जो एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर निर्यात की जाती है, उसका लगभग 77% भाग, कितना भाग, उसका लगभग 77% भाग जो होता है वो होता है प्याज। लगभग जो हम टोटल सब्जी बाहर निर्यात कर रहे हैं या भेज रहे हैं उसका लगभग 77% भाग जो होगा वो कौन सा होगा, वो प्याज ही होगा। फिर उसके बाद में जो दूसरी सब्जी होती है, प्याज के बाद में जो दूसरी सब्जी है वो कौन सी हो जाएगी, प्याज के बाद में दूसरी सब्जी हो जाएगी भिंडी। भिंडी को भी निर्यात किया जाता है बड़े स्तर पर। जब हमने भिंडी पढ़ा था तो उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट है क्लियर किए थे। अगर आपने अभी तक वो हमारी क्लास नहीं अटेंड की है तो ये क्लास अटेंड करने के बाद में उस क्लास को जरूर से अटेंड करिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ही उस फसल की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। क्योंकि अगर मात्रा कम होगी नाइट्रोजन की तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है, और अधिक मात्रा होती है तो वो विषैला प्रभाव डालती है और उनकी क्वालिटी या गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा ऑप्शन नंबर ए है हमारा 80 किलोग्राम, बी है हमारा 100 किलोग्राम, सी है हमारा 120 किलोग्राम और डी है हमारा 140 किलोग्राम। अब बताइए जल्दी से, प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 140 किलोग्राम। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होगी, प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा, जिसने इसका जवाब दिया है 120 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 120 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज की खेती के लिए नाइट्रोजन की, ये 2 बार स्लाइड हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज का टेस्ट वेट कितना होना चाहिए, प्याज का टेस्ट वेट कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1 ग्राम, बी है हमारा 2 ग्राम, सी है हमारा 3 ग्राम और डी है हमारा 4 ग्राम। तो प्याज का टेस्ट वेट कितना होना चाहिए, बताइए जल्दी से, प्याज का टेस्ट वेट कितना होना चाहिए। प्याज का टेस्ट वेट बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1 ग्राम, बी है हमारा 2 ग्राम, सी है हमारा 3 ग्राम और डी है हमारा 4 ग्राम। बताइए जल्दी से प्याज का टेस्ट वेट। टेस्ट वेट मैं समझा चुका हूँ, टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स दोनों ही मैंने अच्छी तरह से आपको बताए थे। अगर आपने अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है फिर से बता देता हूँ एक बार। जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 1000 दानों का भार, और जो सीड इंडेक्स होता है वो होता है 100 दानों का भार, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन सही ढंग से देखना है तो वो वहाँ पर बाद में जो स्लाइड बताई हुई है पुरानी जो क्लास है उसके अंदर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट में। अब देखिए प्याज का टेस्ट वेट कितना हो जाएगा, जिसने इसका जवाब दिया है 3 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज का जो टेस्ट वेट होता है या प्याज का जो 1000 दानों का भार होता है वो कितना होता है, वो होता है 1000 दानों का भार होता है 3 ग्राम। कितना होगा, 3 ग्राम होगा। और फूल गोभी है उसका भी टेस्ट वेट 3 ग्राम ही होता है। फूल गोभी जो होती है हमारी उसका भी टेस्ट वेट 3 ग्राम ही होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज का पौधा है, प्याज का जो पौधा होता है वो कौन सा होता है, लघु दिवस पादप होता है, दीर्घ दिवस पादप होता है, दिवस निष्प्रभावी पादप होता है, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज का पौधा है, प्याज का पौधा है, प्याज का पौधा क्या कहलाएगा, या प्याज का पौधा लघु दिवस होगा, दीर्घ दिवस होगा, दिवस निष्प्रभावी होगा, या कोई नहीं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला दिवस निष्प्रभावी या डे न्यूट्रल, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्याज का पौधा होता है वो डे न्यूट्रल होता है, यानी कि दिन की लंबाई या दिन में प्रकाश की लंबाई की अवधि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिन में प्रकाश की लंबाई की अवधि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जिनको ये भी नहीं पता है ये भी मैं समझा चुका हूँ, आप थोड़ा लेट आए, कमेंट करना मुझे कि सर हमें वापस से समझना है, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में अंकुरण हेतु तापमान। अब
बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल कि प्याज में अंकुरण हेतु तापमान कितना होना चाहिए और प्याज में वृद्धि हेतु तापमान कितना होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं। तो दोनों का फंडा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। प्याज में अंकुरण हेतु तापमान कितना होना चाहिए और प्याज में वृद्धि हेतु तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्याज में अंकुरण हेतु तापमान अगर आपसे पूछा जाता है तो अंकुरण हेतु तापमान आपको बताना है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्याज में अंकुरण हेतु तापमान पूछा जाए तो कितना बताओगे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बताओगे। अगर आपसे पूछा जाता है वृद्धि के लिए तापमान कितना होता है, तो वृद्धि के लिए जो तापमान होगा वो होगा 13 से 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपसे अंकुरण पूछा जाता है तो अंकुरण का ध्यान रखना है आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इसी प्रकार के कंफ्यूज करने वाले सवाल वो आपको देगा। ईजी तो देगा नहीं, क्योंकि ईजी तो सब लोग ही कर लेंगे, वो आपको देगा क्रिटिकल क्वेश्चंस, चाहे आपका आईसीआर हो, जेट हो, बीएचयू, पीएटी हो, सीजीपीएटी हो, यूपी के टेट हो या कोई सा भी टेट हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, इसी से रिलेटेड है, प्याज में वृद्धि हेतु तापमान। अब देखिए मैंने बताया था प्याज में अगर आपसे अंकुरण हेतु तापमान पूछा जाता है तो अंकुरण हेतु तापमान हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि के लिए तापमान कितना होगा, तो वृद्धि के लिए तापमान कितना हो जाएगा, 13 से 21 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, वृद्धि के लिए तापमान हो जाएगा 13 से 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से प्याज की उत्तर भारत हेतु प्रसिद्ध किस्म है। निम्न में से प्याज की उत्तर भारत हेतु प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नासिक रेड, बी है हमारा N53, सी है हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। अब देखिए प्याज की उत्तर भारत हेतु प्रसिद्ध किस्म। अब उत्तर भारत समझ लीजिए पहले क्या होता है। उत्तर भारत का मतलब ये है कि आपका जो मध्य प्रदेश और गुजरात के इधर वाला जो हिस्सा, इधर वाले से मतलब राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर आपका ये इधर आ गया पंजाब, फिर आपका आ गया हरियाणा, फिर आपका आ गया हिमाचल। हिमाचल में हालांकि प्याज इतने नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एरिया है पूरा ये उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। जब आप भारत का नक्शा देखते हो, देखिए ये जो भारत का नक्शा है ये इधर इस प्रकार से भारत का नक्शा है, मैंने बनाया है, ऐसे ही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये आपका भारत का नक्शा है, तो इसमें जो नीचे की तरफ होगा वो होगा दक्षिण, और जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा आपका उत्तर, जिसको नॉर्थ बोलते हैं। तो ऊपर वाले जितने भी राज्य हैं, सेंटर पॉइंट से ऊपर वाले जितने भी राज्य हैं ये उत्तर भारत के नाम से जाने जाते हैं, और सेंटर पॉइंट से नीचे वाले जितने भी राज्य हैं ये दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उत्तर भारत है तो प्रसिद्ध किस्म पूछी है तो नासिक रेड और N53 दोनों ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब इसका सही हो जाएगा कि प्याज की उत्तर भारत है तो प्रसिद्ध किस्म कौन सी हो जाएगी, नासिक रेड और N53 हो जाएगी। ठीक है, अब नासिक रेड को N53 के नाम से भी जाना जाता है, नासिक रेड को N53 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो पूरी क्लास अटेंड करना लगभग आधी हो चुकी है, और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो आपको अटेंड करनी है। देखिए निम्न में से प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म है। निम्न में से प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म पूछा है यहाँ पर। देखिए खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म पूछा है। आपको पहले मैं बता दूं कि प्याज की जो फसल होती है वो खरीफ और रबी दोनों में ही उगाई जा सकती है। प्याज की जो फसल होती है वो खरीफ और रबी दोनों में ही उगाई जा सकती है। एक बार क्वेश्चन आया था जेट ICR BHU के एग्जाम में, तीनों में से एक ना एक एग्जाम में आया था, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं था, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, वो जेट में आया था, सॉरी मेरे को अच्छी तरह से याद आ गया, जेट के अंदर आया था कि राजस्थान में जो रबी मक्का होती है, रबी के सीजन में जो मक्का उगाई जाती है वो कहाँ पर उगाई जाती है, या रबी मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि जो मक्का है वो एक खरीफ फसल है, लेकिन जब उसको रबी के अंदर उगाया जाता है तो वो क्षेत्र कौन सा है, तो रबी के अंदर बांसवाड़ा में उगाई जाती है। ध्यान रखना कहाँ पर उगाई जाती है, बांसवाड़ा में उगाई जाती है। तो अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर रबी मक्का कहाँ पर उगाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर रबी मक्का बांसवाड़ा के अंदर उगाई जाती है। समझ में आ गई। अब देखिए अगला सवाल क्या है, ये सवाल क्या है, प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी है। नासिक रेड है, अर्का कल्याण है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, या उपरोक्त सभी है। निम्न में से प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म होगी नासिक रेड, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, या उपरोक्त सभी। निम्न में से प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म नासिक रेड, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी होगी, प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म हो जाएगी उपरोक्त सभी। निम्न में से प्याज की खरीफ हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी हो जाएगी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी से बोले तो नासिक रेड, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड और उपरोक्त सभी। तो तीनों की तीनों किस्में कौन सी हो जाएगी, तीनों की तीनों किस्में हो जाएंगी
खरीफ की प्याज हेतु प्रसिद्ध किस्म। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से प्याज की रबी हेतु प्रसिद्ध किस्म। अब रबी हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, अर्का प्रकृति, अर्का निकेतन, अर्का लालिमा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों किस्म कौन सी हो जाएगी, तीनों की तीनों किस्में रबी हेतु प्रसिद्ध किस्में। तो निम्न में से प्याज की रबी हेतु प्रसिद्ध किस्म कौन सी हो जाएगी, अर्का प्रकृति भी है, अर्का निकेतन भी है, अर्का लालिमा भी है। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है अर्का लालिमा, एक होती है हिसार लालिमा और एक होती है आपकी काशी लालिमा। तो इन सब का बता देता हूं मैं। देखो काशी लालिमा अगर आपसे पूछा जाता है तो काशी लालिमा भिंडी की किस्म है और कहाँ से निकली है, काशी, काशी मतलब बनारस, बनारस मतलब वाराणसी, वाराणसी का मतलब है हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है अर्का लालिमा तो अर्का लालिमा किसकी है, प्याज की है। अब लालिमा देन प्याज लाल होता है इसलिए इसका कलर लाल दिया गया। ठीक है, समझ में आ गई। प्याज किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। मोस्टली जो 90% प्याज होते हैं वो लाल कलर के उगाए जाते हैं। ठीक है, तो लालिमा से लाल कलर याद रखना है और अर्का से याद रखना है आपको। अर्का कहाँ से निकली हुई किस्मों को अर्का नाम दिया जाता है, जो बेंगलोर से निकली होती है। कौन सी, बेंगलोर से निकली हुई जो किस्में होती हैं उनको अर्का नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है ये भी समझ लीजिए। देखिए बेंगलोर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के पीछे देखो उसका नाम समझ लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, यानी कि वहां पर उद्यान से संबंधित सारा अनुसंधान कार्य किया जाता है। अब इसके पीछे एक नदी है, उस नदी का नाम है अर्कावती। क्या है, उस नदी का नाम अर्का नदी है या अर्कावती के नाम से उसको जाना जाता है। उस नदी का जो पानी है वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल लेता है वो इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट, IIHR, उसको इस्तेमाल में लेता है उस पानी को रिसर्च करने के लिए। और वहां से जो भी किस्म निकलती है, जो भी वैरायटी डेवलप होती है, उस वैरायटी को क्या किया जाता है, उस वैरायटी के आगे नाम लगा दिया जाता है अर्का। क्या नाम लगा दिया जाता है, अर्का लगा दिया जाता है। अब ध्यान रखना है आपको, निम्न में से प्याज की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्का किस्म कहाँ से निकली है तो आपको सीधा सा जवाब देना है, जिस भी किस्म के पीछे अर्का लगा हुआ होगा वो IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से निकली हुई है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला सवाल है हमारा, निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म MPUAT से विकसित की गई है। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म MPUAT से विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर A है हमारा उदयपुर 102, ऑप्शन नंबर B है हमारा अर्का निकेतन, C है अर्का लालिमा और D है हमारा उपरोक्त सभी। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म MPUAT, अब जिसको MPUAT नहीं पता मैं बता देता हूँ, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल होता है बेटा वो, और एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो MPUAT कहाँ पर है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है और वहां पर अनुसंधान कार्य करके इस किस्म को विकसित किया गया जिसका नाम है उदयपुर 102। ठीक है, तो निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म MPUAT से विकसित की गई है, उदयपुर 102 जो किस्म है वो MPUAT से विकसित की गई है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में परागण किसके द्वारा होता है। प्याज में परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर A है हमारा मक्खी, B है हमारा मधुमक्खी, C है हमारा एफिड और D है हमारा जेसिड। तो बताइए जल्दी से, प्याज में परागण किसके द्वारा होता है, मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, एफिड के द्वारा या फिर जेसिड के द्वारा। क्या होगा इसका जवाब, प्याज में परागण किसके द्वारा होता है, मक्खी, मधुमक्खी, एफिड या फिर जेसिड। देखिए जिससे इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर B वाला मधुमक्खी, बिल्कुल सही जवाब है। जब प्याज में परागण होता है, परागण का मतलब परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वो एक स्थान से दूसरा स्थान कौन सा होता है, यानी कि उसका नर स्थान से मादा स्थान पर जाना या उसका मादा स्थान से नर स्थान पर जाना। मोस्टली जो परागकण होते हैं वो नर भाग होते हैं और नर भाग कहाँ पर जाते हैं, मादा भाग पर जाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है परागण। तो प्याज में परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। मधुमक्खी जानबूझकर उनको पकड़कर नहीं ले जाती है, मधुमक्खी के द्वारा ये ले जाए जाते हैं, किसी न किसी फॉर्म में ले जाए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था कि जैसे रोग वायरस फैलता है या जीवाणु फैलता है, उस प्रकार का कोई प्रोसीजर होता है। तो कभी वो अभी अलग क्लास होगी तो उसमें बताएंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्याज में परागण आपसे पूछ लिया जाता है तो प्याज में जो परागण होगा वो मधुमक्खी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, मधुमक्खी के द्वारा होगा। बार बार पूछा जाता है ये सवाल। देखिए एक सवाल और बता देता हूँ आपको। जब मैंने आपको वो खजूर पढ़ाया था तो खजूर में मैंने बताया था आपको कि हाथ से परागण किसके अंदर कराते हैं। तो हाथ से परागण किसके अंदर कराया जाता है, हाथ से परागण कराया जाता है खजूर के अंदर। ध्यान रखना, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल होता है।
अब देखिए प्याज में भी क्या करते हैं, नर्सरी उगाते हैं, नर्सरी में पहले पौधों को लगाते हैं, फिर नर्सरी में लगाने के बाद में क्या करते हैं, उन पौधों को सीधा ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है हमारे खेत के अंदर। तो मैंने ये भी बता चुका हूँ मैं कि नर्सरी में क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब इसका ऑप्शन बताना है आपको कि प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 250 वर्ग मीटर, बी है हमारा 500 वर्ग मीटर, सी है हमारा 700 वर्ग मीटर और डी है हमारा 1000 वर्ग मीटर। तो प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होगा, 250 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 700 वर्ग मीटर या फिर 1000 वर्ग मीटर। बताइए जल्दी से, प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल होता है 250 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर, 700 वर्ग मीटर या 1000 वर्ग मीटर। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 500 वर्ग मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल होता है वो कितना रखा जाता है, प्याज हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल रखा जाता है 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर में जो नर्सरी तैयार करते हैं उससे 1 हेक्टर की पौध तैयार हो जाती है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके घुमा के भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आपको 1 हेक्टर हेतु प्याज की नर्सरी तैयार करनी है, 1 हेक्टर हेतु आपको प्याज की पौध तैयार करनी है, ऐसे पूछेगा वो। 1 हेक्टर हेतु आपको प्याज की पौध तैयार करनी है, आपको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत होगी या आप कितने एरिया का इस्तेमाल करोगे, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, 500 वर्ग मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज की खरीफ हेतु बीज दर। अब बीज दर का सवाल भी बहुत क्रिटिकल होता है, बार बार पूछा जाता है। प्याज की खरीफ हेतु बीज दर कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 12 से 15 किलोग्राम, बी है हमारा 10 से 12 किलोग्राम, सी है हमारा 5 से 8 किलोग्राम और डी है हमारा 1 से 2 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, प्याज की खरीफ हेतु बीज दर कितनी होगी? प्याज की खरीफ हेतु बीज दर कितनी होगी? 12 से 15 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 5 से 8 किलोग्राम या 1 से 2 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, प्याज की खरीफ हेतु बीज दर, खरीफ हेतु बीज दर बतानी है आपको। 12 से 15 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 5 से 8 किलोग्राम या 1 से 2 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब? प्याज की खरीफ हेतु बीज दर बतानी है आपको। जिसने इसका, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, प्याज की बीज दर का जिसने जवाब दिया है, खरीफ हेतु जिसने जवाब दिया है 12 से 15 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज की जो खरीफ हेतु बीज दर रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 12 से 15 किलोग्राम रखी जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज की रबी हेतु बीज दर। अब रबी हेतु बीज दर बतानी है आपको। 12 से 15 किलोग्राम होगी, 10 से 12 किलोग्राम होगी, 5 से 8 किलोग्राम होगी या 1 से 2 किलोग्राम होगी। बताइए जल्दी से, प्याज की रबी हेतु बीज दर कितनी होगी? 12 से 15 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 5 से 8 किलोग्राम या 1 से 2 किलोग्राम। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए प्याज की रबी हेतु बीज दर में जिसने जवाब दिया है इसका 10 से 12 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज की रबी हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? प्याज की रबी हेतु बीज दर रखी जाती है 10 से 12 किलोग्राम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। लगभग 8 मिनट की आपकी क्लास और है, 7 से 8 मिनट की और बची है, तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने वो अटेंड नहीं की तो इसका मतलब पूरी क्लास अटेंड करने का कोई फायदा ही नहीं है आपका, तो वो अटेंड करनी है आपको। देखिए अब क्या है क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, प्याज की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था मैं बता चुका हूं कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 12 दिन, बी है हमारा 12 दिन की अवस्था पर, बी है हमारा 4 पत्तियों की अवस्था पर, सी है हमारा बल्ब बनते समय और डी है हमारा कोई नहीं। अब बताइए जल्दी से, प्याज की मुख्य क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि पौधे की ऐसी अवस्था जिस पर उसको सिंचाई जल उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वो पौधा मर सकता है या खत्म हो सकता है या सूख सकता है। तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं? उसी अवस्था को क्रांतिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो प्याज की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी? जिसने सी जवाब दिया है, बल्ब बनते समय, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज की जो मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है, प्याज की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी? बल्ब बनते समय। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज बैंगनी धब्बा रोग किससे होता है? प्याज के अंदर जो बैंगनी धब्बा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है?
प्याज के अंदर जो बैंगनी धब्बा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, क्योंकि ये प्याज का सबसे हानिकारक रोग है, ये प्याज का सबसे हानिकारक रोग है। और बार बार पूछा जाता है कि प्याज का बैंगनी धब्बा रोग या बैंगनी धब्बा रोग का संबंध किस फसल से है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कवक, बी है हमारा जीवाणु, सी है हमारा प्रोटोजोआ और डी है हमारा विषाणु। तो प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किससे होता है बताना है आपको। प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किससे होता है, कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या फिर विषाणु से। क्या होगा इसका जवाब, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किससे होगा, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किससे होगा, कवक से होगा, जीवाणु से होगा, प्रोटोजोआ से होगा या फिर विषाणु के द्वारा होगा। बताइए जल्दी से, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग, जिसने इसका जवाब दिया है कवक, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किससे होता है, प्याज का जो बैंगनी धब्बा रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो आपसे कवक का नाम पूछ ले, कवक का स्पेसिफिक नाम पूछ ले, तो उस कवक का नाम है अल्टरनेरिया पोराई। क्या है, अल्टरनेरिया पोराई। तो अगर पूछ ले कि प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किस कवक के द्वारा होता है, तो प्याज का बैंगनी धब्बा रोग होता है अल्टरनेरिया पोराई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया पोराई के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए वो आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि इस रोग का जो प्रकोप होता है वो किस प्रकार की वातावरण की दशाओं में होता है। तो देखिए उसके लिए 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता और 28 से 30 डिग्री सेल्सियस जब उसका तापमान होगा तो क्या होगा, इस रोग का प्रकोप अधिक होगा। समझ में आ गई बात, इस रोग का प्रकोप अधिक होगा। समझ में आ गई। अब देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मैंने बता दिया है क्या होगा कि प्याज का जो बैंगनी धब्बा रोग है वो कवक के द्वारा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम किसके द्वारा होती है। रोकथाम बतानी है आपको, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम किसके द्वारा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है इसको। प्याज का बैंगनी धब्बा रोग का रूप पूछेगा तो क्या जवाब दोगे। जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है गलत है, क्योंकि एंडोसल्फान तो बैन हो चुका है, अभी एंडोसल्फान अब बंद हो चुका है, बिल्कुल बैन हो चुका है। जिसने सी जवाब दिया है मेनकोजेब, बिल्कुल सही जवाब है। प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किसके द्वारा होता है, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग किसके द्वारा होता है, मेनकोजेब के द्वारा होता है। मेनकोजेब एक प्रकार का कवकनाशी होता है और इसकी 0.2% मात्रा, कितनी 0.2% मात्रा का छिड़काव किया जाता है प्याज का बैंगनी धब्बा रोग को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो मेनकोजेब है इसका मैं एक स्पेसिफिक बता देता हूं, पर्टिकुलर ये किस किस रोग में काम आती है। जो भी आपकी पत्ती से रिलेटेड का मतलब है धब्बे से रिलेटेड, पत्तियों में धब्बे से रिलेटेड, चाहे वो बैंगनी धब्बा हो, काला धब्बा हो, पीला धब्बा हो या पत्ती धब्बा हो। ठीक है, कोई सा भी पत्ती का धब्बा बन जाता है तो उसके अंदर आपको बेझिझक आपको मेनकोजेब दवाई का छिड़काव करना है। ठीक है, किसका छिड़काव करोगे, बेझिझक आप मेनकोजेब दवाई का छिड़काव करोगे। तो प्याज का बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम किससे होती है, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम मेनकोजेब के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, मेनकोजेब के द्वारा होती है। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है केराथिन, केराथिन का भी समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी रोग में चूर्णी फफूंद या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि छाछा रोग, तो देखिए चूनी फफूंद या छाछा रोग का लक्षण बता देता हूं मैं। जो भी पौधा होगा उस पर सफेद कलर के जो पाउडर होता है उस प्रकार के आपको डॉट 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 दिखाई देंगे, हल्के हल्के डॉट दिखाई देंगे या धब्बे दिखाई देंगे, बिल्कुल छोटे बारीक पेन की निब की जैसे, पेन की निब जो होती है उसके जैसे छोटे छोटे दिखाई देंगे। जैसे ये यहाँ पर एंडोसल्फान के ऊपर जो टॉप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन के सामने ये जो टॉप दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के धब्बे दिखाई देंगे और वो जो रोग कहलाएगा आपका छाछा रोग, या उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग की रोकथाम हमेशा केराथिन के द्वारा ही की जाएगी। ध्यान रखना, इस रोग की रोकथाम हमेशा केराथिन के द्वारा ही की जाएगी। तो वापस से समझ लीजिए, अगर आपको किसी पौधे पर धब्बे दिखाई देते हैं, चाहे वो कोई से भी कलर के हो, तो मेनकोजेब डालनी है। अगर आपको किसी पौधे पर सफेद कलर के पाउडर नुमा आपको हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक बारीक डॉट दिखाई देते हैं तो फिर आपको डालना है केराथिन, चाहे कोई सी भी फसल हो। समझ में आ गया ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म। अब प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म बतानी है आपको कौन सी होगी। अब बस 2 मिनट की क्लास और बची है बच्चों, पूरी अटेंड करनी है, ध्यान रखना पूरी अटेंड करना है लेक्चर। देखिए प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म होगी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा नासिक रेड, बी है हमारा अर्का कल्याण, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म होगी
प्याज की बैंगनी धब्बा रोग रोधी किस्म होगी? नासिक रेड होगी, अर्का कल्याण होगी, ए और बी दोनों होगी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं है? बताइए जल्दी से, प्याज की बैंगनी धब्बा रोग रोधी किस्म कौन सी होगी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी? प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। नासिक रेड और अर्का कल्याण दोनों ही हो जाएगी। नासिक रेड और अर्का कल्याण क्या है? ये ए और बी दोनों ही जो है ये किसकी किस्म है? ये प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म, ठीक है, ध्यान रखना। प्याज की बैंगनी धब्बा रोगरोधी किस्म। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला सवाल है हमारा, प्याज की प्रति हेक्टर उपज तक पहुंच चुके हैं हम। प्याज की प्रति हेक्टर उपज कितनी होती है? प्याज की प्रति हेक्टर उपज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 25 से 30 टन, बी है हमारा 15 से 20 टन, सी है हमारा 10 से 15 टन और डी है हमारा 5 से 10 टन। बताइए जल्दी से, प्याज की प्रति हेक्टर उपज कितनी होगी? प्याज की प्रति हेक्टर उपज बतानी है आपको। 25 से 30 टन, 15 से 20 टन, 10 से 15 टन या 5 से 10 टन। क्या होगा इसका जवाब? देखिए इसका जो जवाब है 25 से 30 टन, जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे वो टन में नहीं पूछता है तो इसके आगे एक एक जीरो और लगा दो, वो क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? 25 की जगह जीरो लगाया तो 250 हो गया, तो 250 क्विंटल से 300 क्विंटल, ठीक है, तो 250 से 300 क्विंटल जो हो जाएगी इसकी उपज हो जाएगी। अगर वो आपसे टन से पूछ ले तो टन में आपको एक एक जीरो हटा देना है, तो 25 से 30 टन इसकी उपज हो जाएगी। समझ में आ गई आपको बात? क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज में भंडारण हेतु तापमान पूछा गया है। प्याज के भंडारण हेतु तापमान कितना होगा? अब भंडारण हेतु तापमान बताना है आपको कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0 डिग्री, बी है हमारा 3 डिग्री, सी है हमारा 5 डिग्री और डी है हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। तो प्याज के भंडारण हेतु तापमान कितना होगा? प्याज के भंडारण हेतु तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 0 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। प्याज के भंडारण हेतु तापमान कितना होना चाहिए? प्याज के भंडारण हेतु तापमान होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भंडारण किया जाता है। अगर आपसे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछ लेता है तो इसकी जो ह्यूमिडिटी होगी या इसकी आर्द्रता होगी वो होगी 60 से 70, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्याज के भंडारण हेतु तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और भंडारण हेतु तापमान तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस और जो इसकी अपेक्षित आर्द्रता होगी वो होगी 60 से 70, ठीक है, 60 से 70 इसकी आर्द्रता हो जाएगी। अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला है। देखिए, प्याज में अंकुरण को रोकने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अब इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा समझोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि प्याज में एक ऐसी प्रकृति पाई जाती है या ऐसा उसका नेचर होता है जिसके कारण क्या होता है कि प्याज जो होता है उसको अगर थोड़ी सी भी नमी मिलती है तो थोड़ी सी नमी मिलने पर वो क्या हो जाता है, वो अंकुरण हो जाता है उसका, और अंकुरण होने के बाद में वो उसकी जो पत्तियां, मतलब उसका जो शल्क या उसका जो प्याज होता है उस प्याज से पोषण प्रदान करके वो पत्तियां लंबी बनने लगती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो उससे क्या हो जाएगा, प्याज की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्याज से पोषण प्रदान कर रही है और पत्तियां बन रही है। इसका मतलब प्याज का क्या हो रहा है, प्याज का यहाँ पर हार्स हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हमें वो नुकसान रोकना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्याज में अंकुरण को रोकने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाएगा? मैलिक हाइड्रोजाइड का। वो आपसे बार बार पूछेगा कि किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो आपको जवाब देना है मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाता है। प्याज में अंकुरण को रोकने हेतु मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाता है। ये आपके ICR में भी आएगा, BHU में भी आएगा, जेट में भी आएगा, PAT में भी आएगा, CGPAT, ये नेट पेट सब में आता है। ये क्वेश्चन सबके अंदर आता है, GRF BRF सबके अंदर आता है, ध्यान रखना। तो प्याज में अंकुरण को रोकने हेतु किस रसायन का उपयोग किया जाएगा? मैलिक हाइड्रोजाइड का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चंस। अब है कुछ किस्में हैं जो बार बार पूछी जाती, कौन कौन सी है? देखिए, एक तो फूले स्वर्णा, फिर उसके बाद में पूसा माधवी, फिर पटना लाल, फिर पूसा रेड, फिर उसके बाद में पूसा रत्नार, फिर बेलारी, फिर अर्ली ग्रेनो, फिर उसके बाद में ब्राउन स्पेनिश, फिर पूसा लाल और फिर पूना लाल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, ये पूछी जा सकती है आपसे। इसके अलावा और क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? देखिए, प्याज के अंदर एक विशेष प्रकार का कायिक विकार होता है जिसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। तो ये बोल्टिंग जो होता है ये तने के अंदर होता है, तने के अंदर जो बोल्टिंग हो जाता है, बोटलिंग अलग होता है और बोल्टिंग अलग होता है। तो आपसे पूछ ले कि जो बोल्टिंग या कायिक विकार है
यह बोल्टिंग नामक कायिक विकार है वो किसके अंदर होता है, तो बोल्टिंग नामक कायिक विकार होता है प्याज के अंदर। प्याज के तना जो होता है वो विकृत हो जाता है और उसी को कहते हैं बोल्टिंग। ये किसके कारण होता है, ये अधिक तापमान के कारण होता है। जब तापमान अधिक हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, अधिक तापमान होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो तना है वो कट फट जाता है और इसी को हम बोल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, प्याज व लहसुन का निमेटोड। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्याज और लहसुन का निमेटोड कौन सा होता है, तो निमेटोड का नाम है डाइटिलेंकस। कौन सा है, निमेटोड का नाम है डाइटिलेंकस। तो प्याज और लहसुन में जो निमेटोड होता है वो होता है डाइटिलेंकस। ठीक है, डाइटिलेंकस अंगस्स नाम है। निमेटोड हमेशा जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और प्याज जो होता है उसका जड़ और तना मिट्टी के अंदर होता है तो वो प्याज को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए मधुमक्खी से परागण किस किस के अंदर होता है, तो ये भी बता देता हूं मैं। देखिए जो प्याज होता है, मिर्च होता है और जो हमारी मूली होती है और जो कोल फसलें होती है, कोल फसलें कौन सी होगी, गोभी वर्गीय फसलों को कोल फसलों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी हो जाएगी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, फिर उसके बाद में सेवोई, फिर उसके बाद में ब्रोकली, ये सारी ही कौन सी होती हैं, कोल फसलें होती हैं। तो प्याज, मिर्च, कोल फसलें और मूली, इन सब में क्या होता है, इन फसलों के अंदर सब में मधुमक्खी द्वारा परागण किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्याज के और आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, नए जो स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करना, और जो पुराने स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट जो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट नहीं करते हो, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मेरे अगली क्लास लेने की इच्छा नहीं करती। तो जितना रिस्पॉन्स पीछे वाली वीडियो पे मुझे मिलेगा, जितने कमेंट अच्छे मिलेंगे और जितने अच्छे लाइक आएंगे, उतना ही आपको अच्छी आगे वाली क्लास और अच्छी मिलेगी देखने को। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए, मुझे थोड़ा उससे खुशी मिलती है, कमेंट से, सब्सक्राइब से, लाइक से, तो इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को बायोलॉजी की धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर तो कोरोना है।